और उसके बाद खबरें विस्तार से। मथुरा में बड़ा हादसा हो गया जहां 2021 में बनी ओवरहेड पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई, जिसमें 2 की मौत बताई जा रही है, तो वहीं मलबे में दबकर कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसका रेस्क्यू किया जा चुका है। बता दें कि बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे कृष्ण विहार कॉलोनी की पार्क में स्थित 2.5 लाख लीटर पानी की क्षमता वाली टंकी रविवार शाम 6 बजे भरभरा कर गिर पड़ी। वहीं 1.5 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसा का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की मदद की घोषणा की है। घटना की जानकारी लगते ही वृंदावन के विधायक, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और नगर निगम के मेयर विनोद अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे, हालातों का जायजा लिया है। तो वहीं डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने जांच कमेटी बनाई है, जिसमें 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। थाना कोतवाली क्षेत्र में कृष्णा विहार कॉलोनी है। यहाँ पे एक पार्क में 250 KL टैंक थी, वो बारिश के दौरान कोलैप्स कर गई और तत्काल सूचना प्राप्त होते ही सभी टीमें, रेवेन्यू की टीमें, पुलिस की टीमें, फायर ब्रिगेड की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ तत्काल पहुँच गई। स्थानीय लोगों का भी सहयोग उनको मिला था। जो घायल थे उनको यहाँ से रेस्क्यू करा के एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। डॉक्टर्स की भी टीमें तत्काल आ गई और मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा NDRF से संपर्क करके उनको भी बुला दिया गया। वो टीमें भी आ रही आमदे हैं। साथ ही साथ स्थानीय यहाँ पे आर्मी यूनिट है, वहाँ से भी टीमें आ चुकी है। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी फिलहाल किसी के दबे होने की आशंका तो नहीं बताई जा रही, क्योंकि जितने भी घर आसपास हैं उन लोगों ने तेजी नहीं मिला, परंतु पूरी तरह से आसपास के लिए मलबा को हटाया जा रहा है। कॉलोनी के बीच में एक पानी के टैंकी बनी हुई थी, ओवरहेड टैंक था। बारिश के दौरान गिर गया है। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, इसमें से 3 लोग यहाँ से चोटिल हुए हैं, जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी यहाँ देखा जा रहा है अभी और दबे हुए ऐसी संभावना तो नहीं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इस तहकीकात कर रहे हैं, देख रहे हैं। NDRF की टीम भी बुलाई गई है, बाकी फायर ब्रिगेड की टीम, हमारी पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम, हेल्थ की टीम, सारी टीमें यहाँ पे आ चुकी है, नगर निगम की टीमें आ चुकी है। हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ का भी आया हूँ। करीब 20 से करीब घायल हैं। सबसे पहले प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जो टंकी बनाने वाला डिपार्टमेंट, चाहे जेई हो, चाहे ए हो, उनके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कराई जाए, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। ये भ्रष्टाचार का दिखता जाता उदाहरण। निश्चित रूप से मैं DM साहब से, SSP साहब से मांग करता हूँ कि ये तुरंत FIR करेगा, जो भ्रष्टाचार के दोषी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और तुरंत मुआवजा दिया जाए। मृतक को 50-50 लाख रुपए, घायलों को 10-10 लाख रुपए तुरंत मुआवजा दिया जाए। और हमारी कांग्रेस पार्टी हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, प्रशासन का और जनता का सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है, न बर्दाश्त किया जाएगा। इसके लिए हम जो कल जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। बहुत दुखद घटना घटित हुई है और हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। लगभग 13 लोग उसमें इंजर्ड थे, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई है और बाकी उपचार चल रहा है और हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। जो इंजर्ड हैं उनको जल्दी वो स्वस्थ हों, ऐसा हम कामना करते हैं। और इसमें ये जो हादसा है, इसमें FIR के लिए आदेशित कर दिया गया है। FIR के बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। जो भी कोई होगा, इसमें कोई बचेगा नहीं। मैं गया था, वहां लोगों में आक्रोश है, लोगों में नाराजगी भी है, लोगों ने शिकायत भी की थी और उसके बाद भी फिर ये गुणवत्ता की जांच हुई नहीं हुई, ये पूरा जो है पूरा प्रकरण, ये पूरा जांच का विषय है और इसमें जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अभी प्राथमिकता में है कि इलाज सबका ठीक से हो जाए। अभी वहां सर्च भी जारी है, मलबा हटाने का काम जारी है, घरों में डोर नॉक करके पूछताछ भी हम लोग कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता है कि जो जनहानि कम से कम हो और जो लोग अगर कहीं दबे हैं तो उनको बाहर निकाला जाए। मथुरा के BSA कॉलेज के पीछे एक ओवरहेड टंकी भरभरा कर गिर पड़ी है, जिससे जो है कई लोग घायल हो गए हैं और टंकी गिरने के बाद में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उसमें पता चलेगा कि कुछ लोगों का यहाँ कहना है हमारे बच्चे रहते थे, यानी घरों पे टंकी गिरी है और उनका कहना है कि हमारे बच्चे भी जो है कैजुअल्टी हुई है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चलेगा। यहाँ पर डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, SSP शैलेश कुमार पांडे, मथुरा वृंदावन के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा,
और इसी खबर पर हमारे साथ मथुरा से संवाददाता मोहम्मद फारूक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद फारूक, स्थिति की अगर बात करें तो जिस तरह से टंकी के गिरने के बाद में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लगातार काम किया जा रहा है, फिलहाल स्थिति क्या कुछ वहां पर दिखाई दे रही है? जी प्रियंका, आपको बता दें कि ये पानी की जो टंकी गिरी है ये बहुत ही बड़ा हादसा है और गंभीर हादसा है। इस हादसे को लेकर जो है क्षेत्रीय लोगों में काफी आक्रोश है। कल शाम के टाइम जो टंकी भर कर गिर गई थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ बच्चे खेलते हैं और वो ग्राउंड जो था उसमें बच्चे खेलते हैं और आसपास सारे मकान बने हुए थे। जल निगम द्वारा ये टंकी का निर्माण कराया जा रहा था और इस टंकी के निर्माण में जो है उस समय भी काफी अनियमितताएं और गुणवत्ता इसकी खराब देखी जा रही थी, जिसका जो है लोगों ने विरोध किया था, धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन संबंधित विभाग के ऊपर कोई इसकी जू नहीं रहेंगी थी। लेकिन संबंधित विभाग जो है अभी कुछ दिन पहले इस पे रिपेयर करा रहा था, तो अभी 3 मजदूर इस पे रिपेयर कर रहे थे, लेकिन जब टंकी गिरी है उसके बाद उन 3 मजदूरों का भी अभी पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन इसमें 2 महिलाएं की मौत हो गई है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। अभी जो है जल निगम के अधिशासी अभियंता ने जो फर्म जिसने ये टंकी बनाई है उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई है, जिसमें मेसर्स MS कंस्ट्रक्शन है, बनवारी हैं, त्रिलोकी सिंह रावत हैं और अज्ञात कर्मियों के खिलाफ भी इसमें रिपोर्ट दर्ज की गई है। 2 लोगों की मौत और 11 लोगों के घायल की इसमें रिपोर्ट दर्ज हुई है। रिपोर्ट में घटिया सामग्री लापरवाही का आरोप लगाया है। तत्कालीन अधिकारियों पर भी इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये मथुरा के शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई है प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से मथुरा की कोतवाली में अब ये रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, इस पूरे मामले में लगातार नेताओं के द्वारा भी और पुलिस के द्वारा भी जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। साफ यहाँ पर कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर कार्रवाई क्या लगता है आपको? कितना जल्दी कार्रवाई का दबाव है और पुलिस की तरफ से कितनी तेजी दिखाई जा रही है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। सुबह ही DM शैलेंद्र कुमार सिंह ने इस पर 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया, जिसमें ADM न्यायिक को उसमें जो है बनाया है, कमेटी में शामिल किया है, PWD के अधिशासी अभियंता को इसमें शामिल किया गया है और निर्माण निगम जो है उसके अधिशासी अभियंता को शामिल किया गया है। उसी तरीके से जल निगम के अधिशासी चीफ इंजीनियर को इसमें शामिल किया गया है। ये 4 सदस्यीय कमेटी अपनी जल्द रिपोर्ट देगी और इसमें जो तत्कालीन अधिकारी हैं उन पर भी शिकंजा जो है जरूर कसा जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और वर्तमान में जो अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट घटिया सामग्री की शासन को प्रेषित नहीं करी थी, उस पर भी जो है कार्रवाई उन पर भी होना माना जा रहा है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से यहाँ पर लापरवाही को लेकर पहले से ही स्थानीय लोगों का कहना था कि इस बात को लेकर विरोध किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई थी। अगर कार्रवाई समय पर की गई होती और गुणवत्ता को लेकर समय पर कदम उठाए गए होते तो शायद इस तरह का हादसा नहीं होता। ऐसे में अधिकारियों पर गाज गिरना तो अब क्योंकि यह हादसा हो चुका है ये तय है, लेकिन इन तमाम मानकों को शिकायतों के बावजूद भी क्यों एड्रेस नहीं किया गया, क्यों इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इसको लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से जो है लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और बराबर में ही 100 मीटर की दूरी पे मार्च के विधायक राजेश चौधरी रहते हैं, उनसे भी जो है शिकायत करी लोगों ने। उन्होंने भी कई बार जो है अधिकारियों से शिकायत करी, जिलाधिकारी से, तत्कालीन जिलाधिकारी से शिकायत करी और तमाम उन्होंने अधिकारियों से इसकी शिकायत करी, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई न होना ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक है। और इस तरीके की अगर कार्रवाई पहले ही हो जाती जब टंकी का निर्माण चल रहा था, उसी समय गुणवत्ता और मानक जो है पूरी तरीके से चेक किए जाते तो शायद ये आज हादसा नहीं होता। जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपको शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी का मामला, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दी चुनौती, वहीं चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर से चुनौती दी है। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के मामले को लेकर पहले तो अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद ईडी के ऐतराज के बाद एक बार फिर से उस जमानत को खारिज किया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का एक बार फिर से रुख किया है। चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट
में अर्जी दायर की। अब देखना ही होगा कि इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर क्या कुछ फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आता है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से हाईकोर्ट का एक बार फिर से रुख किया है, जमानत को चुनौती देने का काम किया और हाईकोर्ट का सहारा बताया जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? प्रियंका बता दें, लगातार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को पहले ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया, उसके बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया, तो अब उसको चुनौती देने के लिए अरविंद केजरीवाल के जो वकील है वो हाईकोर्ट पहुंचे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार किया वो गैर कानूनी की जा रही है, कहीं ना कहीं उनको फंसाया जा रहा है। उसको लेकर आज संसद का धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन देखना ये होगा आखिरकार अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट गए हैं, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, अगर आज उनका उसको झटका मिले, क्योंकि लगातार वो कहीं ना कहीं अपने आप को निर्दोष साबित करते नजर आ रहा है, लेकिन कोई भी ऐसे तथ्य सबूत सामने नहीं आ रहे जो अपने आप को निर्दोष कर सके। लगातार वो एक ही बात करते आ रहे कि उन पर जो कार्रवाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। लगातार मोदी कहने है उसका विरोध अपने आप को बदला ले रहा है, लेकिन ऐसे में कहा गया कि जो कोर्ट के अंदर जो सबूत दिए जा रहे हैं इसी तरफ से सीबीआई की तरफ से, वो पूरे पुख्ता सबूत के साथ जो घोटाला हुआ था राजनीति को लेकर वो सामने है। लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल अपने बचाव के लिए लगातार वही दलील देते जा रहा है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरे ऊपर कोई भी ऐसा अपराध नहीं ऐसा कोई सबूत सामने आया। लेकिन ईडी और सीबीआई ने पूरा सबूत कोर्ट के सामने रखा। अब देखना हो कि हाईकोर्ट आज जो पहुंचे क्या उनको राहत मिलती है, एक बहुत बड़ा झटका मिलता है। जी बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि हाईकोर्ट से किस तरह का फैसला निकलकर सामने आता है, क्योंकि इससे पहले भी जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी तो ईडी ने अपनी आपत्ति दायर की थी। अब जब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का रुख किया है तो क्या लगता है आपको, ईडी की तरफ से अगर जांच पूरी नहीं हुई तो ईडी की तरफ से एक बार फिर से आपत्ति सामने आ सकती है? बिल्कुल, देखिए ईडी ने जिस तरह से इनको अरविंद कोर्ट से जमानत मिली थी तो ईडी ने साफ साफ कहा था हमें 24 घंटे का समय दिया जाए, लेकिन नहीं मिला था। लेकिन उससे अगले हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट में जब उनके खिलाफ जो सबूत थे वो पेश किए गए थे, उन्हें तुरंत उसकी जो जमानत थी वो रद्द कर दी गई थी। उसके बाद सीबीआई के अधीन चले गए, लेकिन देखना होगा क्योंकि लगातार ईडी ने पूरा सबूत जो लेनदेन की बात करते जो चीटिंग की बात की वो सामने रखी गई है। जो अरविंद केजरीवाल के जो सबूत है जो खिलाफ है वो काफी पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद सीबीआई ने भी वही सबूत रखे, ताकि उनको भी जांच का आदेश दिया। सीबीआई ने पहले भी जांच की थी, लेकिन उन्हें अभी तक गिरफ्तारी नहीं दी गई थी। लेकिन जब सीबीआई ने कोर्ट में अपने तथ्य रखे तो कहीं ना कोर्ट ने उनको 3 दिन की पुलिस रिमांड दी, उसके बाद 14 दिन के लिए न्याय कर दिए। अब देखना हो कि हाईकोर्ट से दोबारा पहुंचे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते रहते, लेकिन उनको वहां से कोई राहत नहीं मिल पाती है। जी बिल्कुल, तो हाईकोर्ट से अभी तक राहत नहीं मिली है, हालांकि एक बार फिर से अर्जी लगाई। अब देखना ही होगा कि सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से एक तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए नजर आए हैं, शुरू से ही इस बात को लेकर लगातार गहमागहमी बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ ईडी का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का अच्छा खासा वर्चस्व है, ऐसे में तमाम सबूतों और गवाहों को और साथ ही साथ केस को वो प्रभावित कर सकते हैं अगर बाहर निकल कर आते हैं। ये दलील ईडी के द्वारा पहले भी दी गई थी जब जमानत कोर्ट के द्वारा दी गई थी। क्या लगता है आपको ये दलील एक बार फिर से काम करेगी, क्योंकि स्थिति अभी भी जस की तस है? देखिए प्रियंका, बता दें कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कहते कुछ है और निकलता कुछ है। साफ साफ ईडी ने कई बार कहा था कि हमारे सामने कुछ कहते हैं, कोर्ट में कुछ कहते हैं, यानी कि जो बयान है जो वो पूछा जाता है वो अरविंद केजरीवाल नहीं बताते, कहीं न कहीं गुमराह करते हैं, लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं उसको भी मुकर करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल पाना क्या चाहते हैं। तो ईडी भी ये चाहती है कि सबूत है जो सत्य है वो सामने आना चाहिए, जब तक जांच नहीं होती जब तक अरविंद केजरीवाल की जमानत नहीं होनी चाहिए। तो इसका विरोध भी किया गया था। अब सीबीआई भी यही कह रही है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जब पूछताछ की जा रही है तो वो पूरा सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सीबीआई को भी गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे में कि अब हाईकोर्ट गए क्या उनकी जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अभी तक सीबीआई की सीबीआई पूरी जब तक जांच होती शायद अरविंद केजरीवाल की कोई भी राहत मिलने को मुश्किल है। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से बार बार अरविंद केजरीवाल की मेडिकल जांच को लेकर भी उसका हवाला दिया गया और सेहत को लेकर भी हवाला दिया गया, फिलहाल जब अर्जी दायर की है तो उसमें स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ जानकारी मेंशन की गई है? देखिए प्रियंका, अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की सेहत का तो सेहत को लेकर कई बार जो बातें सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल का वजन घट गया है या वजन बढ़ गया है, ऐसी मेडिकल रिपोर्ट बार बार आती थी। लेकिन जो सामने रिपोर्ट आई तो अरविंद केजरीवाल का जो रिपोर्ट थी वो अच्छा थी, क्योंकि तिहाड़ जेल के जेलर ने भी रिपोर्ट की वो मेडिकल जांच की जाती है। अरविंद केजरीवाल का डेली के रूटीन चेकअप होता है जो उनको मेडिकल में दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद उसमें राजनीति होती है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल का तो कई ऐसी बीमारियां हो चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो मंत्री आती थी बात करें, शोभा जी बात करें,
तो ऐसे बयान आते रहते हैं। लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर जब रिपोर्ट सामने आती है तो उनको रूटीन चेकअप होता है, जो खुद उनको वो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति तो अभी जो मेडिकल जांच है उनके स्वास्थ्य में कोई ऐसी गड़बड़ नहीं पाई गई है, ना ही कुछ। लेकिन शुगर लेवल जो उनका चलता रहता है, उसकी दवाई चल रही है, वहाँ पूरी सुविधा दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल सामने आता है। लेकिन बार बार हाईकोर्ट जाना चुनौती रहना सीबीआई को जांच को लेकर, कहीं ना कहीं आज अगर उनको देखिए आज पहुंचे क्या राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। जी अजय, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगली खबर अमरोहा से सामने आ रही है। नए कानून के तहत यूपी में दर्ज हुआ पहला केस। बीएनएस के तहत अमरोहा में दर्ज किया गया पहला केस। बीएनएस के तहत धारा 106 में दर्ज हुई एफआईआर। वादी संजय सिंह की तहरीर पर दर्ज किया गया मुकदमा। नामजद राजीव और भूप सिंह पर दर्ज हुआ मुकदमा। अमरोहा जिले के हसनपुर थाने में दर्ज हुआ केस। तो नए कानून के तहत यूपी में दर्ज हुआ पहला केस। अमरोहा जिले के हसनपुर थाने में दर्ज किया गया ये केस। अमरोहा से इस वक्त अहम जानकारी। 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद ये पहला केस दर्ज किया गया है। बीएनएस के तहत इस केस को दर्ज किया गया है। नए कानून के तहत यूपी में दर्ज हुआ पहला केस। धारा 106 में दर्ज हुई एफआईआर। बीएनएस के तहत अमरोहा में दर्ज हुआ पहला केस। अमरोहा जिले के हसनपुर थाने में दर्ज किया गया केस। वादी संजय सिंह के द्वारा कराई गई एफआईआर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।